Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about class 9th science NCERT book chapter number 14. So in this chapter we will discuss about natural resources. So already we have covered two parts. है ना। तो पार्ट 1 में हमने बात की थी रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हमने बात की कि कैसे जो एटमॉस्फेयर है ना वो कैसे कंट्रोल करता है क्लाइमेट को, हमने बात की थी विंड्स की, उसका पैटर्न के बारे में देखा। फिर जो पार्ट 2 था हमने उसमें देखा था कि एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, रेन कैसे होती है ना। तो उसी दोनों ही वीडियो की जो लिंक है मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे सॉइल की, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो सॉइल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, क्योंकि देखो जितनी भी डाइवर्सिटी है ना लाइफ की, पर्टिकुलर कोई भी एरिया होगा तो उस एरिया में कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, है ना, कैसे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल कितनी अच्छी है। जितनी ज्यादा अच्छी सॉइल होगी उतने अच्छे वहां पे हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, उतने अच्छे वहां प्लांट्स होंगे, है ना। लाइक एलुवियल सॉइल होती है ना, तो वो कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है यहाँ पे, है ना। लेकिन अब बात ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सॉइल है वो कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, और ये सॉइल होती क्या है। तो देखो हमारा जो अर्थ है ना वो बेसिकली तीन उसमें वो पार्ट लेयर्स हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट है, देन मेंटल, और लास्ट में क्या आती है, कोर। तो जो उसके ऊपर की लेयर है क्रस्ट, है ना, वहां पे क्या बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अभी जो मिनरल्स है ना वो बहुत सारे क्या लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म। ये क्या सप्लाई करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं किसको, लाइफ फॉर्म बींग्स को। ठीक है, लेकिन जो मिनरल्स है ना वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन तक इतनी जल्दी इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इफ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन ह्यूज रॉक्स, वो एक्चुअली जो मिनरल्स है ना वो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स इनके फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा एग्रीगेट हुए रहते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इन ये जो रॉक्स हैं और उनके आसपास जितनी भी सरफेस होती है ना अर्थ की, वो ब्रोक मतलब उसको टूटने में। ठीक है, अभी जो रॉक्स है ना वो एक्चुअली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं बाय फिजिकल, या तो फिजिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस की वजह से क्या होती है, जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होती है और उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं। ठीक है, फिर उसमें से क्या करते हैं, हम मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को। दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। और लास्ट में जो रॉक्स का जो फाइन पार्टिकल्स बचता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सन। अब सन कैसे इसमें रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो देखो जो रॉक है ना वो क्या जो जितनी भी रॉक्स होती है ना वो क्या होता है, डे के टाइम पे, दिन के समय क्या होती है, एक्सपांड होती है। क्यों एक्सपांड होती है, क्योंकि देखो जितनी भी रॉक्स है उनपे जो सन की रेस पड़ती है, सपोज करो ये रॉक्स है, इनके ऊपर क्या हुआ, जब सन फॉल होता है, जब सन लाइट फॉल होती है, सन की रेस जब पड़ती है तो क्या होता है, हीट गर्म हो जाते हैं। और हमने पढ़ा है जितनी भी जो हॉट चीज होती है वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। ठीक है, अब ये दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, जितनी भी रॉक्स है वो एक्सपांड हो रही है। वहीं पे रात के टाइम पे एट नाइट दीज रॉक्स कूल डाउन, ये जितनी भी रॉक्स है क्या होती है, कूल डाउन, ठंडी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये रॉक्स क्या होती है, एक्सपांड होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि उनके जो रॉक्स है जो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी क्रैक्स की वजह से क्या होती है, जो ह्यूज रॉक्स हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, अब देखो सिमिलरली तो इसी तरीके से वाटर भी अपना एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब वाटर किस तरह से हेल्प करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, तो दो तरीके से। पहला ये है कि जितनी भी जो क्रैक्स हो जाते हैं ना रॉक्स में, ठीक है, वो वाटर को गेट, वो जो वाटर है वो इन क्रैक्स के अंदर, मतलब जैसे सपोज करो यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे क्या हुआ, क्रैक्स हैं, बहुत सारे क्रैक्स हैं। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा, इन क्रैक्स के थ्रू इन रॉक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इफ दिस वाटर लेटर फ्रीज, अब बाद में क्या हुआ, ये वाटर वहां पे फ्रीज हो गया। ठीक है, इट वुड कॉज द क्रैक्स टू वाइटन, इस वजह से जो क्रैक है वो और ज्यादा वाइटन हो गया। ठीक है, दस टू फ्लोइंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। अब जो बिग फ्लोइंग, जब बहुत ही तेज अगर कोई भी वाटर फ्लो होता है तो अपने साथ में क्या बहुत सारे बड़े और छोटे पार्टिकल्स
रॉक के पार्टिकल्स को नीचे लेके आता है। दीज रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स। अभी देखो क्या होगा, दो रॉक्स क्या होती है आपस में रब होती हैं, ठीक है, और उसकी उस वजह से क्या होता है, एब्रेशन कॉज द रॉक टू वियर डाउन इनटू, उस वजह से जब दो चीज आपस में रब होगी तो क्या होगा, वो आपस में टूटेंगी, ठीक है, टूट के वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में फिर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब द वाटर देन टेक्स these particles along with it and deposit it further down its path। अब वाटर क्या होता है, हम इन्हीं पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाता है और इसको डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो डिपॉजिट करने पे क्या हो जाता है, तो सॉइल इज दस फाउंड, उस वजह से क्या होती है, वहां पे सॉइल इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। हमने देखा होगा जितने भी बीच होते हैं ना, लाइक नदी, उन सबके आसपास क्या होती है, सॉइल कुछ ज्यादा ही होती है ना, ऐसे मतलब टीले टाइप की होते हैं सॉइल की। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि देखो जो जितनी भी वाटर है ना, वाटर स्ट्रीम, वो अपने साथ इन सभी रॉक पार्टिकल्स को लेके आती है, उनको डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे सॉइल क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। विंड, अब इसमें विंड का किस तरीके से रोल है, अभी तक हमने बात की सन के रोल के बारे में देखा, फिर वाटर किस तरीके से हेल्प करता है, अब बात करते हैं विंड, ये किस तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब अगेंस्ट रॉक्स एंड वियर्स देम डाउन, स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो इरोड रॉक्स डाउन। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज विंड्स जब होती है ना, फ्लो करती है, तो रॉक्स क्या होते हैं, इरोड होते हैं, ठीक है। द विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लाइक वाटर डस। जिस तरीके से वाटर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक रॉक्स को लेके जाता है, सिमिलरली उसी तरीके से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं ना, जब बहुत तेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के जाते हैं, है ना। उस वजह से क्या होता है, वियर एंड टेयर होता है रॉक में, और वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्रैक हो जाते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। अब देखो जो लाइकेन है, दैट वी रीड अबाउट अर्लियर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑल्सो ग्रोस ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स। ये जो लाइकेन्स है ना, ये जो हमें रॉक है उसके सरफेस पे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, नेचुरल तरीके से ग्रो हो जाते हैं। अब जब वो ग्रो होते हैं ना, तो ये रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंस को, जो क्या करता है, जो रॉक की सरफेस को है ना, वो पाउडर, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो इनडायरेक्ट तरीके से क्या हुआ, जो लाइकेन है ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन में। अब कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लाइक बात करें मोस हो गया, ठीक है, वो क्या होते हैं, नेचुरल तरीके से क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं उसी सरफेस पे, रॉक के सरफेस पे, ठीक है। एंड नाउ दे कॉज द रॉक टू ब्रेकअप फर्दर। अब क्या हुआ, जो रॉक है वो इजिली तरीके से ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है। जो रूट्स होते हैं ऑफ बिग ट्रीज, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं ना, समटाइम्स गो इनटू क्रैक्स इन रॉक्स एंड एज द रूट्स गो बिगर द क्रैक इज फोर्स बिगर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो क्रैक होते हैं, जो जितने भी रॉक्स होते हैं उसमें जो क्रैक हो जाते हैं वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस में। पहला फैक्टर हमने सन देखा, दूसरा हमने देखा विंड, देन हमने देखा बात की वाटर की, और थर्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब देखो हमने देखा है ना कि जो सॉइल है वो कैसा है, मिक्सचर है, ठीक है। अब मिक्सचर है तो मतलब बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स है, रॉक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये ऑल्सो कंटेन बिट ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें पता है जो रॉक्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, जितना भी जो डिकेड है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिकेड है हो चुके हैं, उन्हीं सबसे तो रॉक्स बने हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सॉइल्स में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकेड है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, विच इज कॉल्ड एज ह्यूमस। इसके अलावा सॉइल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लाइक माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी होते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन इट। अब देखो सॉइल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब वो टाइप कैसे पता चलेगा, वो वो जो पर्टिकुलर सॉइल है उसमें किस साइज के रॉक्स मिल रहे हैं हमें, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका टाइप क्या है, ठीक है। अब एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इट। हमने बात की क्वांटिटी की, अब हम बात करते हैं क्वालिटी की, कि कैसे हम क्वालिटी के बेस पे सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा ह्यूमस का और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उस बेस पे हम उसकी क्वालिटी डिसाइड करेंगे।
ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, और ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसी वजह से क्या होती है, जो सॉइल होती है ना वो ज्यादा पोरस हो जाती है, स्पॉन्ज हो जाती है। ठीक है, और उसमें से जो वाटर है वो जो एयर है वो पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक्स इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम। The nutrient content of a soil, the amount of humus present in it, and depth of the soil are some of the factors that decide which plants will thrive in that soil. तो देखो बेसिकली उस पर्टिकुलर सॉइल में कौन से प्लांट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि उस जो सॉइल है उसमें ह्यूमस कितना है। ठीक है, अब ह्यूमस हो गया, उसके बाद उसमें देखते हैं कि सॉइल की कितना अमाउंट में ह्यूमस है, कितना न्यूट्रिएंट्स है उसमें। ठीक है, और वो सॉइल कितना डेप्थ में है, उसके बेस पे वहां पे प्लांट वो ग्रो होता है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। अब एक्चुअली क्या सॉइल की भी लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। अब इस टॉप सॉइल की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, यही डिसाइड करती है कि बायोडाइवर्सिटी कैसा होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो अभी तक जो जितनी भी फार्मिंग हो रही है ना उसमें हम बेसिकली बहुत ज्यादा ही अमाउंट में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम इन सब्सटेंस का बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अगर यूज करते रहे तो ये जो स्ट्रक्चर है ना सॉइल का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, बाय किलिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि देखो सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अगर हम उसमें पेस्टिसाइड्स, अगर हम उसमें केमिकल्स डालेंगे तो बेसिकली वो केमिकल्स की वजह से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे, है ना। और जो ये जो रिसाइकिल होता है न्यूट्रिएंट्स का वो भी कम हो जाएगा। और इट ऑल्सो किल द अर्थवॉर्म, और जितने भी अर्थवॉर्म्स होते हैं ना क्योंकि वो बेसिकली कहाँ रहते हैं, सॉइल में ही रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस, क्योंकि देखो अर्थवॉर्म की वजह से क्या होती है, सॉइल काफी ह्यूमस होती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल कैन quickly be turned barren if sustainable practices are not followed. Removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. अगर हम ऐसे किसी सब्सटेंस को सॉइल में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, और वो जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है उनको मार रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा फिर, ये सॉइल पोल्यूशन। मतलब हम सॉइल में क्या जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो एक पॉल्यूटेंट है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं सॉइल में। अब हम जो सॉइल देखते हैं ना एक जगह दूसरी हैज बीन क्रिएटेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर सम ऑफ द फैक्टर दैट क्रिएटेड इन द सॉइल इन द फर्स्ट प्लेस एंड ब्रॉट द सॉइल टू दैट प्लेस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल टू। The fine particles of soil may be carried away by flowing water over wind. If all the soil gets washed away and the rocks underneath are exposed, we have lost a valuable resource because very little will grow on the rocks. देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हमने जितनी भी सॉइल है वो क्या उसका इरोजन हो गया। ठीक है, इरोजन किस वजह से होगा, या तो विंड की वजह से होगा या तो वाटर की वजह से होगा। जितनी भी सॉइल की लेयर है अगर वो वापस वहां से चली गई तो देखो रॉक पे ऐसे जितने भी क्या हम रॉक पे पेड़ पौधे क्या ग्रो कर सकते हैं क्या, बेसिकली सिंपल सी बात है, नहीं ना। तो इसलिए क्या है, सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ के लिए, है ना। जिस तरीके से हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, एयर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब जो रूट्स हैं प्लांट्स का, जो रूट होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ये सॉइल का जो इरोजन हो रहा है ना, जो सॉइल हट रही है उसको प्रिवेंट करने में ये रूट्स काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो उसको होल्ड करके रखते हैं। द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली डिस्ट्रॉय बायोडाइवर्सिटी, ये जितने भी डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं ना, जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, तो वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो सॉइल इरोजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो जो टॉप सेल होती है ना, जो कि जिसमें हम बेसिकली क्या होता है, वेजिटेशन होता है, जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली, ठीक है। एंड दिस इज एक्सिलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिजर्व वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड, हैज अ रोल टू प्ले इन द percolation of water into the deeper layers too। तो ये तो बात हो गई सॉइल की। अब हम बात करते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ओके, तो देखो ये बेसिकली होता क्या है। तो देखो, एक कांस्टेंट इंटरैक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। ये तो आपको पता होगा ना कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जब भी इंटरैक्शन होगा बायोस्फीयर में, तो वो क्या होगा, डायनेमिक होगा। लेकिन वो कैसा होगा, डायनेमिक के होने के साथ साथ क्या होगा, स्टेबल सिस्टम क्रिएट करेगा। दिस इंटरैक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब देखो, इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा ना, उसमें क्या होगा, बहुत सारे मैटर्स और एनर्जी का ट्रांसफर होगा बिटवीन द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। लेट अस लुक एट सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द अबव बैलेंस। अब देखो, पहली होती है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल ये हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जो वाटर है वो इवापोरेट होता है। जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज मतलब लेक्स हो गए, पोन्ड्स, ओशियन, सीज, है ना, तो इन सब से क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है और उसके बाद इवापोरेट होके ऊपर एयर में जाता है और उसके एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां कूल डाउन, ठंडा होता है और कंडेंस होता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑफ द वाटर वेपर लीड्स टू रेन। बाद में जब वो बहुत ही हैवी हो जाता है ना क्लाउड्स, तो क्या होते हैं, वो बस्ट होते हैं और रेन्स के फॉर्म में नीचे अर्थ पे वापस से गिरते हैं। बट वी डिड नॉट सी द सीज एंड ओशियंस ड्राइंग अप। बट हमने कभी भी जो सीज है या ओशियंस है, कभी हमने उनको ड्राई सूखते हुए नहीं देखा, ठीक है। भले ही वो इवापोरेट होती हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम उनको ड्राई होते हुए नहीं देखा। सो हाउ इज द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज। तो किस तरीके से ये जो जितना वाटर ऊपर इवोपरेट हो रहा है, वो वापस से कैसे इन वाटर बॉडीज में आता है, ठीक है। तो ये जो होल प्रोसेस है ना, इन विच वाटर इवोपरेट एंड फॉल ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी बाय रिवर, इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, जिसमें क्या होता है, वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट होने के बाद फिर कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद कंडेंस होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो वापस से रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं, ठीक है। और बाद में वो वापस से सी या ओशन में चले जाते हैं। किस वजह से, बाय रिवर, थ्रू रिवर। इसे हम बोलते हैं, इस साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। अब ये साइकिल है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जितनी सिंपल ये सुनने में लग रही है ना, तो सिंपल ये है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी। अब जितना भी वाटर जो इस लैंड पे गिर रहा है, जो रेन के फॉर्म में आ रहा है, वो डायरेक्टली तो सी या ओशन में जाएगा नहीं, ठीक है। अब कुछ वाटर क्या होता है, जो सॉइल होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और वो वाटर क्या हो जाता है, वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर के लिए यूज में आ जाता है। एंड सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड दिस वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स over or we bring it to the surface for our use। और फिर क्या करते हैं, हम उस अंडरग्राउंड वाटर से वाटर को अपने सरफेस तक लाते हैं, अपने पर्पस के लिए, अपने कंजप्शन के लिए, अपने यूज के लिए। हाँ, बाय ट्यूबवेल्स और वेल्स। वाटर इज ऑल्सो यूज बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। वाटर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो, पूरी साइकिल दी हुई है कि किस तरीके से जो सरफेस है, ये वाटर बॉडीज है, ये देखो इवापोरेशन हो रहा है, फिर ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और बाद में वापस ये क्लाउड्स क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे रेन और स्नो के फॉर्म में। जब टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगी, वो स्नो या हिल के या स्लीट के फॉर्म में ये नीचे लैंड पे आएंगे। Let us look at another aspect of what happened to water during the water cycle. As you know, water is capable of dissolving a large number of substance. ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो वाटर है ना, वो कैपेबल है, इसमें कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि देखो, वाटर फ्लोज थ्रू और ओवर रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है। तो बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं।
Thus river carry many nutrients from the land to the sea. तो river carry करती है बहुत सारे nutrients को land से sea तक में. And these are used by marine organisms. और यही nutrients फिर क्या होते हैं? Marine animals जो marine organism है, जो water में रहते हैं, वो use करते हैं. तो ये बात हो गई water cycle की. So हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की, है ना. हम इसको काफी डिटेल में और काफी अच्छे से पढ़ेंगे. So thank you. Stay connected for more videos. And if you like this video, please share with your friends.